CNN के संग में हमारे आज के मेहमान हैं साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज। मुलाकात के लिए फैसलाबाद में वाक़े उनकी हवेली पहुंचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। राजा रियाज की हवेली के खूबसूरत लॉन में गुफ्तगू हुई। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। अपोजिशन लीडर तो तहरीक इंसाफ के थे, लेकिन इलेक्शन नून लीग से लड़ रहे हैं, इसकी क्या वजह? जी, मैं जब अपोजिशन लीडर से फारग हुआ उस ओहदे से, उसके बाद असम्बलियाँ ख़त्म हुई तो ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ से तो मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना था। तो फिर मैंने दोस्तों से, अपने हल्के के दोस्तों से मशवरा करके हमने फ़ैसला किया कि हम नून लीग की तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे। तो फिर मैंने नून लीग ज्वाइन की और अब इंशाल्लाह नून लीग के टिकट पर कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ूंगा। पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और अब मुस्लिम लीग नून, अपने इस सारे सियासी सफ़र को कैसे देखते हैं? पीपल्स पार्टी में मैं 35 साल रहा हूँ, बहुत अच्छी जमात है। और उसके बाद पंजाब में कई वजूहत हैं, उसमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन पंजाब में पीपल्स पार्टी का वोट बैंक ख़त्म हो गया था। 35 साल में रहा हूँ और बड़े बड़े अहदों की पेशकश हुई, लेकिन मैं डट के पार्टी के साथ रहा। जब वोट ना रहा तो मुझे मजबूरन फिर नून लीग में जगह नहीं थी और तहरीक इंसाफ में जाना पड़ा। लेकिन तहरीक इंसाफ में जाके साल डेढ़ के बाद ये पता चल गया कि ये इमरान खान एक ड्रामा है और ये पूरी कौम को इसने एक जो पिक्चर दिखाई हुई है उसके लिए ये सिंसियर नहीं है और इसने कौम से झूठ बोल रहा है और ख़ुद ये मदीने की रियासत बनाने की बात करता है और हरकतें इसकी यहूदियों वाली हैं और यहूदी एजेंट है। इसलिए फिर मैंने इसके ख़िलाफ़ ऐलान बगावत किया और जहांगीर तरीन साहब इसने झूठे मुकदमे बनाए। आपने देखा कि अदम एतमाद से 2 साल पहले उन मुकदमों में मैं उनके साथ खड़ा होता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था और मैंने बताना शुरू कर दिया था कि ये आदमी 2 नंबर है और ये सारा ड्रामा कर रहा है। जब आप जहांगीर तरीन साहब के इतने करीब भी थे तो फिर उनकी पार्टी में शमूलियत इख्तियार क्यों नहीं की? वो मेरे लिए बहुत एहतराम की जगह है, बड़े भाइयों की तरह हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर वो नून लीग में शामिल हो जाते तो ज़्यादा बेहतर रहते, मेरा ख्याल ये है। बाकी वो बड़े हैं, उनका अपना फ़ैसला है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का नाम आपने तजवीज़ किया, तो क्या ये नाम खुद सोचा भी आपने था या कहीं से आपको तजवीज़ आई थी? कहीं से तजवीज़ नहीं आई थी। ये सरफराज बुख्ती साहब जो वज़ीर दाखिला थे, उनकी मेरी काफ़ी अच्छे तल्लुकात थे। उन्होंने मुझे आके कहा कि ये एक नाम है, छोटे सूबे का भी है, आपने नाम देने हैं, आप ये दे दें। मैं क्या चलें, मैंने नाम देने हैं, 3 देने हैं, एक ये भी डाल देता हूँ। तो इस तरह फिर सरफराज बुख्ती साहब के कहने पे मैंने मौजूदा वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म का नाम दिया था। अब ज़रा माजी का सफ़र करते हैं। आपका ख़ानदान तो पाकिस्तान का एक बहुत ही बाइज़्ज़त और नोन ख़ानदान है, क्या लेगेसी है आपके ख़ानदान की? जी, हम चकवाल, जम्मू से चकवाल आए थे और चकवाल में मेरे दादा और परदादा की बहुत ज़्यादा ज़रई ज़मीन थी और कई गांव हमारे थे। कुछ लोग 60 गांव कहते हैं कि हमारे थे, कुछ 80 गांव कहते हैं हमारे थे। तो उसके बाद मेरे दादा फैसलाबाद आ गए। हमारी तो पैदाइश भी फैसलाबाद की है, हमारी सारी फैमिली भी चकवाल में है। बचपन कैसा गुजरा, तालीम कहाँ से हासिल की, ये सिलसिला कहाँ तक जारी रहा? फर्स्ट क्लास गुजरा। मेरी मैट्रिक यहाँ पे एक बड़ा अच्छा स्कूल था, डिविजनल पब्लिक स्कूल, उस ज़माने में फैसलाबाद का सबसे अच्छा स्कूल था। प्राइवेट स्कूल तो उस वक्त बने नहीं थे, तो वहाँ से मैंने मैट्रिक किया और गवर्नमेंट कॉलेज, यहाँ का बड़ा अच्छा कॉलेज है, इस तरह लाहौर का गवर्नमेंट कॉलेज है, उसी स्टैंडर्ड का ये फैसलाबाद का कॉलेज है और यहाँ से मैंने बीए किया था। बतौर तालिब इल्म कैसे थे? बस एवरेज, कोई ज़्यादा लायक नहीं था, मतलब हर क्लास में मैं पास कर जाता था। ये
लेकिन तलीम की तरफ इतनी तवज्जो नहीं थी। खामोश तबा थे या शरारती थे? बस मिडल दरमियान में, इतना शरारती नहीं आप मुझे कह सकते, ज़्यादा सीरियस रहने की मुझे आदत है। बचपन से ही सोचा था कि आप सियासतदान बनेंगे, इतने बड़े लीडर बनेंगे, इतनी वजारतें संभालेंगे, कभी सोचा था? नहीं, मुझे फ़ौज में जाने का शौक़ था और मैंने फ़ौज के टेस्ट पास कर लिए थे 2। ISB जो होती थी वो मेरी क्वार्ट में मैं की, और वहाँ पे एक दरबार था, मेरे एक अजीज़ थे, गंगोल शरीफ का दरबार, तो वो मुझे उधर ले गए। बाद में ब्रिगेडियर साहब जो उधर के एकेडमी के थे उन्होंने चेक किया तो मैं गैर हाज़िर था। 6 बजे तक वापस आना था, हम 8 बजे आए तो उन्होंने फिर मुझे रिजेक्ट कर दिया, नहीं तो आज मैं फ़ौज में होता। अच्छा। बल्कि रिटायर हो चुका था। अच्छा। सियासत में फिर कैसे आ गए? सियासत में मेरे वालिद साहब यहाँ से सूबाई असम्बली का उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था, और वो मुस्लिम लीग नून के पंजाब के सदर भी थे। डिस्ट्रिक्ट बार का 2 दफ़ा उन्होंने इलेक्शन लड़ा हुआ था। तो जैसे ही मैंने BA किया तो बल्दियाती इलेक्शन आ गए, तो फिर वो इधर इलाके के लोगों ने कहा जी कि आप काउंसलर का इलेक्शन लड़े। वो फिर उस दिन काउंसलर का इलेक्शन लड़ा और आज तक इलेक्शन ही लड़ते रहे और कुछ नहीं किया। आप तो ग्रास रूट लेवल से ऊपर आए हैं। जी बिल्कुल, मैं वाहिद आदमी हूँ जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अपोजिशन लीडर रहा हूँ, पंजाब का अपोजिशन लीडर रहा हूँ, और वफाक कौमी असम्बली का अपोजिशन लीडर। ये एजाज़ तो किसी को हासिल नहीं ये होगा। किसी को नहीं है। आज से काफ़ी अर्सा पहले आपने पेशीन गोई की कि इलेक्शन फरवरी के पहले हफ्ते में होंगे। आपने पेशीन गोई की कि अगले इलेक्शन में बानी PTI इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। आपने पेशीन गोई की कि जब इलेक्शन अनाउंस होंगे तो नवाज शरीफ वतन वापस आ जाएंगे। इतना ज़्यादा इल्म नजूम कहाँ से हासिल किया? ये कौन सी दरसगाह है जहाँ से आप ये इल्म लेते हैं? कोई नजूम नहीं है, सियासी वर्कर हूँ, 40 साल से सियासत को देख रहा हूँ। तो मैंने एक अंदाज़ा लगाया था कि मेरे ख्याल या मेरे जहन के मुताबिक फरवरी का पहला या दूसरा हफ्ता इलेक्शन होंगे। वो दुरुस्त हुआ। इलेक्शन मियाँ नवाज शरीफ जब पाकिस्तान आ रहे थे, उनके आने से साबित हो गया था कि पाकिस्तान में अब इलेक्शन होना है। ये कोई इतनी साइंस, रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये इसको मैं तो यही कहूँगा कि एक सियासी वर्कर हूँ। मैंने कभी भी अपने आप को लीडर नहीं कहा। तो सियासत में रहते हुए हर चीज़ को कैलकुलेट करना पड़ता है। तो जो अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो जो मैंने बातें की थी वो कैलकुलेट करके यही तरीके न आती थी। शहबाज शरीफ के दौर में अपोजिशन लीडर रहे, इतनी महंगाई के बावजूद आप हुकूमत के साथ बहुत फ्रेंडली रहे, क्या वजह? देखिए, महंगाई की जो वजह है ये शहबाज शरीफ नहीं है। ये मैं तो अंदर था, मैंने अपनी आंखों से बहुत कुछ देखा हुआ है, और ऐसा कुछ भी देखा हुआ है जो अभी भी अवाम को पता नहीं। तो इस महंगाई की सारी ज़िम्मेदारी जी वो इमरान खान है। और इसलिए मैं क्योंकि समझता था ये सारा जितना तबाह हुआ है पाकिस्तान के तमाम महकमे, तो इनकी तबाही का ज़िम्मेदार इमरान खान है। इसलिए फिर शहबाज शरीफ इसका ज़िम्मेदार नहीं था, बल्कि शहबाज शरीफ ने एक कौम पे और मुल्क पे एहसान किया है कि उन्होंने हुकूमत लेके पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। अगर आज पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होता तो यकीन जाने कि मुल्क के अंदर खाना जंगी होनी थी, यहाँ पे आटा नहीं मिलना था, चीनी नहीं मिलनी थी, पेट्रोल नहीं मिलना था। आप देखें श्रीलंका 2 करोड़ की आबादी का मुल्क है, वहाँ डिफ़ॉल्ट हुआ है तो क्या हालात हैं। ये 25 करोड़ की आबादी का मुल्क है, यहाँ तो लोगों ने एक दूसरे को मार देना था और भूख की ये हालत होनी थी जिसका कोई आप सोच नहीं सकते। तो इन हालात में इस हुकूमत ने डिफ़ॉल्ट होने से भी बचाया, IMF की किस्त भी ले ली, और आज मुल्क बेहतरी की तरफ जो रवान हुआ है, इसमें जो 16 महीने की हुकूमत है उनका बहुत ज़्यादा हिस्सा है। आपने कौमी असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर कहा था कि नून लीग वेल तो आप मुझे पहचानते भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद मियाँ साहब ने अपनी कमिटमेंट पूरी की और आपको टिकट भी दे दी। नहीं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब और मियाँ नवाज शरीफ साहब बड़ी मेहरबानी करते हैं, बड़ी शफकत करते हैं, मेरा तो बहुत ख्याल रखते हैं। वो बस एक कोई इशू उस दिन बना था तो उस पर फिर मैंने बात कर दी, क्योंकि जो बात दिल में हो वो मैं कर देता हूँ। जब आपने तहरीक इंसाफ भी छोड़ दी, उसके बाद पीपल्स पार्टी को ज्वाइन क्यों नहीं किया? हालांकि आसिफ अली जरदारी साहब तो आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं। जी, मेरे बड़े मेहरबान हैं, दोस्त भी हैं, मेहरबान भी हैं,
लेकिन पीपल्स पार्टी का पंजाब के अंदर वोट नहीं है। पिछली दफ़ा जिसने मेरे मुकाबले में जिसने पीपल्स पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ा था उसने 900 वोट लिए थे, और अब भी अगर कोई होगा तो यही नतीजा आएगा। तो सियासत में आप इलेक्शन लड़ते हैं जीतने के लिए, तो जीतने के लिए फिर आपको ऐसी चॉइस होनी चाहिए जो जिसके साथ आप जीतना नहीं तो मुकाबला तो कर सके। तो अब मेरे नून लीग में आने के बाद अल्लाह का शुक्र है कि ये मेरे वाली सीट जो है ये फैसलाबाद के लोग इसको एक मजबूत सीट समझ रहे हैं नून लीग की। खान साहब से आपके इख्तलाफात की वजह क्या थी? खान साहब से इख्तलाफ की बड़ी वजह बुज़दार थी, और ख़ान साहब ने हमारे सूबे पे एक बहुत बड़ा जुल्म किया था, जो बुज़दार जैसे नलायक जाहिल करप्ट आदमी को हमारे पे नाफिज किया था। बाद में तो साबित हो गया ख़ान साहब ख़ुद भी यही हैं, लेकिन उस वक़्त तो हम समझते थे कि ख़ान तो ठीक है, ये बंदा बहुत गलत है। और उस बंदे ने जिस तरह जल्दी से ख़ान साहब को छोड़ा, जिस तरह उसने करप्शन की, चीफ मिनिस्टर लेवल का आज तक पाकिस्तान बनने से लेके आज तक कभी कोई डिप्टी कमिश्नर या डीपीओ पैसे दे के नहीं लगा। सिर्फ एक इमरान खान का दौर है और बुज़दार का दौर है जिसमें डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ पैसे दे के लगे, और उन्होंने फिर वो पैसे जो हैं वो 2-3 महीने में पूरे किए, और वो किससे किए? पंजाब की आवाम से। तो ये ख़ान साहब से हमें बड़ी शदीद मुझे इख्तलाफ था, और मैंने कई बार खुल के ख़ान साहब को कहा था कि ये हमारे सूबे के साथ आप जुल्म कर रहे हैं। क्या आपकी खान साहब से कभी तलख कलामी भी हुई? मेरी 3-4 दफ़ा तलख कलामी हुई है, और आखिर में तो उन्होंने पार्लिमानी पार्टी की मीटिंगों में मुझे कहलवा दिया गया था कि आप पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में ना आया करें। मैंने जाना छोड़ दिया था। आपके ख्याल में खान साहब की सबसे 3 बड़ी सियासी गलतियां क्या थीं? एक तो बुज़दार को वज़ीर आला बनाना, एक पीरनी के साथ शादी करना, और एक वो किसी के साथ सिंसियर नहीं थे, किसी के साथ भी, ना अपनी औलाद के साथ, ना अपनी बीवी के साथ, ना अपनी बहनों के साथ। वो अपनी ज़ात तक उन्हें हर चीज़ चाहिए, ना उनका कोई दोस्त है, ना कोई उनका रिश्तेदार है, ना कोई उनके बच्चे हैं। वो बंदा सिर्फ अपनी ज़ात के अंदर ही खुद ही है। क्या आप मानते हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराने में आपका बड़ा अहम किरदार था? जी बिल्कुल, मुझे फ़ख्र है इस पे कि मैंने इस मुल्क को एक ऐसे आदमी से निजात दिलाई जो मुल्क को तोड़ने जा रहा था, और जिस तरह मशरक़ी पाकिस्तान का सान्या हुआ था, इस तरह का एक और सान्या होने जा रहा था। तो हमें तो फ़ख्र है इस बात पे कि हमने खान की हुकूमत गिराई और पाकिस्तान को बचा ली। क्या ये रवैया गैर जमहूरी नहीं कि वज़ीर आज़म से इख्तलाफ हो तो उन्हें घर भेज दिया जाए? नहीं, बिल्कुल जमहूरियत में अदम एतमाद की गुंजाइश है। आप अगर एक आदमी नहीं परफॉर्म कर रहा, अपने मेंबर्स के साथ सही सलूक नहीं कर रहा, अपने कौमी असम्बली के मेंबर्स को नौकर अपना समझ रहा है, तो उसके साथ फिर यही होना चाहिए। आपने जब तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया तो उस वक्त आपको उनमें क्या क्या अच्छाइयाँ नज़र आती थीं, और जब आपने उन्हें छोड़ा तो कौन कौन सी मेन खामियां थी जिनकी वजह से आपने कहा कि अब मज़ीद साथ नहीं चला जा सकता? हमने तो सिर्फ रिश्ता, ईमानदार और मुल्क को उठाने वाला आदमी समझ के, गरीब को सहूलत देने वाला आदमी समझ के हमने उसका साथ दिया था। लेकिन जब उसके साथ चले तो पता चला कि ये तो पाकिस्तान के साथ ही सिंसियर नहीं, पाकिस्तान के अवाम के साथ सिंसियर नहीं, ये तो सिर्फ अपनी ज़ात तक इसकी सोच है। तो फिर हमने उसे खुदा हाफ़िज़ कह दिया। नून लीग ने जो मुस्लिम लीग काफ के साथ सीट एडजस्टमेंट की है, और अब पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी के साथ भी सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं, नून लीग ने अब इन 2 जमातों के साथ जो सीट एडजस्टमेंट की है, तो पंजाब में नून लीग का मुकाबला अब किसके साथ होगा? जी, नून लीग पंजाब में इंशाल्लाह स्वीप कर रही है। मुकाबला तो नहीं होगा, लेकिन दूसरे नंबर पे जो जमात आएगी वो पीटीआई होगी। पीटीआई के ज़्यादातर लोगों के तो कागजात नामजदी वो तो जो दहशतगर्द हैं उनके हो रहे हैं, बाकी तो सब लोगों के कागज़ पास हो गए हैं। मेरे हल्के में 5 कैंडिडेट थे, 5 के कागज़ मंजूर हो गए, तो उनके लोग इलेक्शन तो लड़ेंगे। और दूसरे नंबर पे मुकाबला नहीं होगा, लेकिन दूसरे नंबर पे पीटीआई होगी। राना सनाउल्लाह साहब, आप उन पर तनकीद भी करते थे, वो आप पर तनकीद करते थे, आज आप दोनों एक ही पार्टी में हैं। आपको इस बात का नहीं पता कि हम पहले भी पीपल्स पार्टी में इकट्ठे रह चुके हैं।
फैसलाबाद अली टाउन में वाक़े मुर्तज़ाई हवेली में जलसा के लिए रवाना हुए। आपकी पार्टी जब कहती है कि उनकी बात हो गई है और अगला वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होगा, तो क्या इससे इलेक्शन की और इलेक्शन कमीशन की शफाफियत पर उंगलियां नहीं उठेंगी? हमारी पार्टी किसी जगह ये नहीं कहती कि हमारी बात होगी। हम तो कहते हैं हमने इलेक्शन लड़ना है, पाकिस्तान के अवाम इंशाल्लाह हमारा साथ देंगे, हम इलेक्ट होंगे, हमें पाकिस्तान में वोट पड़ेंगे और इंशाल्लाह हमारे पास इतने कौमी असम्बली के मेंबरान होंगे, हमारे पास इतने वोट होंगे जिनकी वजह से मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे। आपने दावा किया था कि शाह महमूद कुरैशी पीटीआई छोड़ने का वादा करके बाहर आए हैं, लेकिन वो तो अभी भी अंदर ही हैं। मेरे पास कुछ ऐसे रिपोर्ट थी कि वो ये बात करके आए हैं, उसके बाद उन्होंने अपना फ़ैसला तब्दील कर लिया और उन्हें लगा कि अगर मैं पीटीआई में रहूं तो इमरान खान ने हर सूरत माइनस होना है, तो शायद मुझे पीटीआई की चेयरमैन ही मिल जाए, जो कि इमरान खान ने नहीं दी। और इमरान खान किसी पे एतबार नहीं करता, उसने इन पे भी एतबार नहीं किया। तो फिर उन्होंने गौहर खान को चेयरमैन कैसे नामजद कर दिया, उनको चेयरमैन कैसे बनवा दिया? एक डमी चेयरमैन उसने बनाया है, उसने किसी ताकतवर आदमी को, जिस तरह चौधरी परवेज़ लाई साहब हैं या शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उनको नहीं बनाया। और ये जो मैंने आपको पहले बात बताई है कि ये किसी पे एतबार नहीं करता, वो मेरी बात की ये तस्दीक है। पीटीआई के नाकदीन ये कहते हैं कि गौहर खान अगले बुज़दार साबित होंगे पीटीआई के लिए, क्या वो ये बात ठीक कहते हैं या गलत? गौहर खान बुज़दार से भी बुरा निकलेगा। बुज़दार इलेक्ट तो हो गया था ना, ये तो काउंसलर नहीं मुंतखब हो सकता। चौधरी अकरम नंबरदार, रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना एहसान अफजल और साबिक एमपी मुस्लिम लीग नून मेयर हामिद रशीद ने इस्तकबाल किया। वोटर्स और सपोर्टर्स ने अपने काम ना होने पर गिले शिकवे भी किए। अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी सारे मसाइल पूरे हलके में और ख़ास तौर पे बावा चक में हमने मिलके हल करा दिए हैं। अब सिर्फ आटे में नमक के बराबर मसाइल रहते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपकी हुकूमत बनेगी, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनेगी, मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने इंशाअल्लाह। जो रह गए हैं, हम पूरी टीम आपके सामने है, वो भी इंशाअल्लाह आपके मसाइल हल करें। राजा रियाज से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा। इस बार फैसलाबाद में किस पार्टी का पलड़ा भारी नजर आता है? अल्लाह का शुक्र है जी, फैसलाबाद नहीं पूरे पंजाब में इस वक्त मुस्लिम लीग नून स्वीप कर रही है और फैसलाबाद तो है ही मुस्लिम लीग का शहर। तो इंशाल्लाह मुस्लिम लीग की यहाँ पे एमएनए की 10 सीटें हैं, इंशाल्लाह 10 की 10 सीटों पे मुस्लिम लीग इस वक्त स्वीप कर रही है। आप इतनी बार इस शहर से मुंतखब हो चुके हैं, आपने क्या क्या तरक्याती काम करवाए हैं इस इलाके में? मैंने स्कूल बनाए हैं, 2 कॉलेज बनाए हैं लड़कियों के, सीवरेज डलवाया है, बिजली लगवाई, गैस लगवाई, सड़कें बनाई, सोलंग लगवाए, डिस्पेंसरियाँ बनवाई। हर वो काम जो लोगों की ज़रूरत थी वो मैंने कराया है और अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त ये हल्का काफ़ी सारे इसके मसाइल हल हो चुके हैं। राना सनाउल्लाह साहब एक दौर में आपके हरीफ थे और आप उन पर तनकीद भी करते थे, वो आप पर तनकीद करते थे। आज आप दोनों एक ही पार्टी में हैं। आपको इस बात का नहीं पता कि हम पहले भी पीपल्स पार्टी में इकट्ठे रह चुके हैं। क्या उनसे दोस्ती हो गई है? मेरी पहले उनसे दोस्ती है और मैं वाहिद आदमी हूँ कि जब उन पे एक झूठा मुकदमा बनाया गया था मंशियात का, तो मैं पीटीआई का एमएनए होते मैंने कहा था कि ये काम राना सनाउल्लाह नहीं कर सकता और बाद में साबित हुआ कि वो झूठा पर्चा था। आप दोनों, मार साहब और आप, इसी हलके से कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन। इस हलके के क्या चैलेंजेस हैं और आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं? जी, इस हलके में
अभी काफ़ी मसले हैं। कई जगह गैस की ज़रूरत है, बिजली की ज़रूरत है, कई जगह सीवरेज की ज़रूरत है, कई जगह स्कूल बनाने की ज़रूरत है, सड़क की ज़रूरत है। काफ़ी मसले हल हो गए हैं, लेकिन अभी नई आबादियाँ डेवलप हो रही हैं। उन नई आबादियों में कोई चीज़ भी नहीं, लोग प्लाट लेके घर बना लेते हैं, उसके बाद तमाम वहाँ पे सहूलतें देना वो हमारी ड्यूटी होती है और हम करते हैं। यही सवाल आपसे। राजा रियाज साहब और मैं जी पिछली दफ़ा 2018 के इलेक्शन में हम अपोनेंट थे, लेकिन राजा साहब को भी अल्लाह ने फतह दी और मैं भी कामयाब हो गया। तो हमने अपने अपने तय कोशिश की है, लेकिन राजा साहब ने माशाल्लाह बेशुमार काम इस हल्का के लिए करवाए हैं, क्योंकि वो हुकूमत में थे। और मैं समझता हूँ कि आवाम के साथ जो राजा साहब का राब्ता और लोगों के मसाइल हल करने की जो तरजीह है, वो राजा साहब का बेसिक पॉइंट है। और उनकी इस कोशिश की वजह से हल्का में वो हमेशा ही मकबूल रहे हैं, चाहे वो किसी भी जमात में रहे हों। लेकिन एक दोस्तों का एक ग्रुप और साथियों का एक जो जत्था है बेहतरीन, हर इलाका में हर मोहल्ला में राजा साहब के साथ रहा है। और अब हम इंशाल्लाह मिल के इलेक्शन लड़ रहे हैं राजा साहब के साथ। राना साहब, नौजवान वोटर के बारे में आप क्या कहते हैं? क्या वो आपकी जमात को वोट देगा? देखिए, नौजवानों के लिए मुस्लिम लीग नून ने अपनी मंशूर में हमेशा एक बड़ी खसूसी जगह रखी है। चाहे वो लैपटॉप स्कीम हो, यूथ को एम्प्लॉयमेंट की स्कीम हो, उनके लिए सॉफ्ट लोन्स हो, जॉब क्रिएशन हो, तो इसके ऊपर मुस्लिम लीग नून का रोल हमेशा अहम रहा है। मिसाल के तौर पे आपकी जो पिछली 13-18 की हुकूमत थी, तो आपकी 5 से 6% के ऊपर ग्रोथ रेट थी। तो यूथ को मौके मिल रहे थे कि वो उनको जॉब, एम्प्लॉयमेंट और नौकरियां मिलें। इसी तरह से एजुकेशन में लाखों की तादाद में स्कॉलरशिप शहबाज शरीफ साहब ने दी गई, लैपटॉप स्कीम दी गई, ई कॉमर्स के ऊपर जो है फैसिलिटेशन की गई, फ्रीलांसिंग के ऊपर की गई। तो यूथ को हमेशा मुस्लिम लीग नून ने बेहतरीन तरीके से केटर किया। मक्का मुकरमा से आए ओवरसीज पाकिस्तानी राना कासिम ने खाना काबा के अंदरूनी हिस्से का गिलाफ बतौर तोहफा पेश किया। आप सऊदी अरब से तशरीफ लाए हैं जी जी राजा साहब को मिलने के लिए। जी जी। तो ओवरसीज पाकिस्तानी जो है उनके क्या ख्यालात हैं यहाँ पाकिस्तान के हालात के बारे में, यहाँ की सियासत के बारे में? वो किस हद तक फिक्रमंद है, क्या सोचते हैं? हम ओवरसीज जो पाकिस्तानी है उनका बस यही ख्याल है कि पाकिस्तान को स्टेब्लिश होना चाहिए और अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे पाकिस्तान की जिस तरह दुनिया में सऊदी अरब की या दूसरे ममालिक की इज़्ज़त है, इसी तरह हमारी जो सियासतदान हैं ये पाकिस्तान को आगे लेके चलें। और हमारी ख्वाहिश होती है, मक्का में भी हरम के अंदर भी जाते हैं, रोज़ा रसूल पे भी जाएँ, तो यही दुआ होती है, या अल्लाह हमारे पाकिस्तान को इज़्ज़तों के साथ नवाजे और इनमें बरकतें दें। और हमारी जो सियासत जो पार्टी है ये इनको इतने यकजा कर दे कि ये हमें और हमारे मुल्क को आगे लेके चलें। राजा रियाज साहब से आपकी क्या तवक्कुआ है? ये इंशाअल्लाह हल्के के माशाल्लाह जितने भी काम है बहुत अच्छे हैं और ये हल्के को साथ लेके चलते हैं। और इनका तो सऊदीया में भी काफ़ी मामलात हैं हमारे मुल्कों के साथ, और अच्छे ख्यालात हैं कि भी हल्के के लिए अच्छा काम करते हैं। CC 113 के चेयरमैन राना शराफत अली खान खटक के डेरे पर जलसे के लिए रवाना हुए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आबिद शेर अली ने भी जलसे में शिरकत की।
फैसलाबाद के इलाके सिद्धूपुरा में फुटबॉल टूर्नामेंट में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। घर के लिए रवाना हुए। इमरान खान समेत 90% पीटीआई के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। दहशतगर्दों के पास कोई राइट नहीं कि वो इलेक्शन लड़े। मई के वाक़यात पर आपकी क्या राय है, और जिस तरह 9 मई के बाद जबरी वफादारियां तब्दील करवाई जा रही हैं, इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए जी, 9 मई का वाक़या एक स्याह वाक़या है और पाकिस्तान की तारीख़ में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि जो 9 मई को हरकत की गई है कि पाकिस्तान में इस तरह की हरकत हो सकती है कि जो हमारे शहीद थे उनके मुजस्मे जलाए गए, उन्हें आगे लगाई गई, हमारे जो सास अदारों के दफातर थे उन पे हमले किए गए, हमारे कोर कमांडर के घर सारे को जला दिया गया। तो ये तो भारत नहीं कर सका। हम अपने उन शहीदों से माफ़ी मांगते हैं कि हमारे कुछ गुमराह बच्चों ने एक फितने के कहने पे, एक इसराइली एजेंट के कहने पे ये हरकत की, और उसकी इस हरकत से वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हुई। पीटीआई के उम्मीदवारों से जिस तरह कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें जी, ये बिल्कुल झूठ और फ्रॉड और मीडिया की खबर है। आप अंदाज़ा लगाएं कि पूरे मुल्क में 2400 लोगों ने पीटीआई के कागज़ जमा कराए हैं। अगर कागज़ छीने गए हैं, अगर किसी ने हमला किया है, कोई इनका कारकुन गिरफ़्तार हुआ है, तो सिर्फ मुझे इतना बता दें कि ये 2400 लोग कौन हैं जिन्होंने कागज़ जमा पीटीआई की तरफ से करा लिए हैं और स्क्रूटनी भी करा ली है और उनके कागज़ मंजूर भी हो गए हैं। तो किसी जगह हमारे शहर में एक वाक़या ये नहीं हुआ। 10 सीटें हैं कौमी असम्बली की, 22, ये कोई 1, 2, 4 जगह जो दहशतगर्द थे जिन पे 9 मई के पर्चे थे उनको पुलिस ने पकड़ा है। इमरान खान समेत 90% पीटीआई के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, जबकि दूसरी जमातों के कागजात 100% मंजूर हो रहे हैं। सिर्फ उन लोगों के कागजात मुस्तरद हुए हैं जिन पे पर्चे थे, जिन पे FIR थी, जिन्होंने हमारे फौजी तनसीबात पर या हमारे शहीदों के मुजस्मे जलाए या तोड़े, ये वो सब लोग हैं। और इनके कागज़ रिजेक्ट होने ही थे क्योंकि ये दहशतगर्द हैं और दहशतगर्दों के पास कोई राइट नहीं कि वो इलेक्शन लड़े। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के अदवार में आप शरीफ बरादरान पर करप्शन के इल्ज़ाम लगाया करते थे, तो क्या अब आपका नज़रिया बदल गया? देखिए, उस वक्त जो मालूमात मुझे मिलती थी मैं वो मीडिया में और असम्बली में भी कह देता था, लेकिन अब मुझे अंदर जाके ये पता चला कि वो सारा एक प्रोपेगेंडा था, झूठ था, और वो सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ का मीडिया ट्रायल था। मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल अच्छी नहीं है, अगर कुछ हुआ तो उसके ज़िम्मेदार चीफ जस्टिस होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। तो इससे क्या लगता है कि मौलाना साहब इलेक्शन नहीं चाहते हैं? नहीं, मौलाना साहब इलेक्शन चाहते हैं, लेकिन उनके सूबे के हालात ठीक नहीं हैं, ये एक हकीकत है। उसका अंदाज़ा आप इससे भी लगा लें कि वो हमेशा जितना भी उनके फंक्शन होते हैं वो पहले अपने आबाई इलाके में करते थे, तो वो इस तरफ निशानदेही करते हैं। लेकिन अगर उनकी चीज़ों को देखना है, ये तो इलेक्शन कमीशन ने देखना है या हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है या इस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने देखना है कि सर्दी भी है, और अगर वो तमाम इंतज़ामात कर सकते हैं तो फिर इलेक्शन कराने में कोई अर्ज नहीं। बिलावल भुट्टो बुजुर्ग सियासतदानों को सियासत से रिटायरमेंट का मशवरा दे रहे हैं, उनका इशारा किसकी तरफ है? क्या नवाज शरीफ साहब की तरफ है? ये तो वही बेहतर बता सकते हैं। हमारे तो जरदारी साहब भी बुज़ुर्ग हैं और नवाज शरीफ साहब भी बुज़ुर्ग हैं,
वो किसके बारे में कह रहे हैं ये तो बिलावल साहब खुद ही बता सकते हैं। 16 महीने तक पीपल्स पार्टी ने नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत की और आज बिलावल साहब खुल के उस पर तनकीद भी कर रहे हैं। 16 महीने पहले वो तादी थे, अब मुल्क में इलेक्शन हो रहा है और पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इस तरह की बातें, तो इस तरह के डायलॉग तो दोनों तरफ से सुनने को मिलेंगे। मरियम नवाज शरीफ का मुआवजना मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा से किया जाता है, क्या आप उससे इत्तफाक करते हैं? मरियम नवाज साहिबा बहुत कुछ लर्न कर रही हैं। मोहतरमा बेनज़ीर शहीद ने भी बहुत कुछ लर्न किया था और अब वो बहुत मैच्योर हो गई थी अपनी उम्र के हिसाब से, और उन्होंने बहुत मुश्किलात भी देखी थी। मरियम नवाज ने भी जेल में भी रही हैं, काफ़ी मुश्किलात देखी हैं। तो ये अभी मरियम मोहतरमा बेनज़ीर शहीद अब काफ़ी चीज़ें देख के वज़ीर आज़म की कुर्सी पे रह के, तो वो काफ़ी सबक और तजर्बा हो चुका था। तो मरियम नवाज साहिबा भी उसमें से गुज़र रही हैं। इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता उसी पाए के उसी मंजिल तक ये पहुंच जाएंगे। नून लीग का वजारत उज़्मा का उम्मीदवार कौन होगा और वजारत आला का उम्मीदवार कौन होगा? नून लीग का वजारत उज़्मा का उम्मीदवार मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं और वजारत आले का मियाँ नवाज शरीफ साहब ने फ़ैसला करना है। जिसका वो फ़ैसला करेंगे वो होगा। क्या नई पार्टियों के क़याम से पुरानी पार्टियों के वोट बैंक पर कोई असर पड़ेगा? ये तो अब देखना पड़ेगा कि नई पार्टियों को कितने % वोट पड़ता है। मुझे तो अभी नई पार्टियों को वोट पड़ता नज़र नहीं आ रहा। अगली हुकूमत किस तरह की नज़र आती है? क्या वफाक में भी मखलूत हुकूमत बनेगी और पंजाब में किसी एक जमात की बनेगी या यहाँ पर भी मखलूत हुकूमत बनेगी? वफाक में तो मखलूत हुकूमत बनेगी और ये एक अच्छी चीज़ होगी। बहुत सी सियासी जमातें और बहुत से लीडर मिलके पाकिस्तान में जो मौजूदा माशी बहरान है, जो महंगाई है, जो बिजली के बिल हैं, बेरोज़गारी है, कारोबार बंद है, इनको ड्रेस करने के लिए एक मजबूत वफाकी हुकूमत जिसमें काफ़ी सारी सियासी जमातें शामिल हों, उससे मुल्क को फ़ायदा होगा। जहाँ तक पंजाब में है तो वहाँ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनेगी और मुस्लिम लीग नून की तरफ से वज़ीर आला मियाँ नवाज शरीफ साहब उसका ऐलान करेंगे। क्या इस बात के भी इम्कान है कि आज पीपल्स पार्टी जो नून लीग पर तनकीद कर रही है, इलेक्शन के बाद दोनों फिर इकट्ठे मिल के मखलूत हुकूमत का हिस्सा हों? इसका इम्कान नहीं, यकीनन यही होना है, यही होना है और मिल के हुकूमत बनेगी वफाकी। ओहदों की तकसीम कैसी नज़र आती है? वज़ारत उज़्मा तो नवाज शरीफ साहब के पास है और सदारत की मुझे जो नज़र आ रहा है वो आसिफ जरदारी साहब। मौलाना फजलुर रहमान को कहाँ देखते हैं? वज़ीर आला KPK जो होगा वो मौलाना फजलुर रहमान को होगा। वफाक में मौलाना फजलुर रहमान को किसी अहम ओहदे पर देखते हैं? उन्होंने पिछले PDM की हुकूमत में उनके बेटे और उनके जो पार्टी के लोग थे वो उनके पास बड़ी अहम वजारतें थी और आइंदा भी उनके बेटे या खुद चाहें, खुद तो मेरा ख्याल उन नहीं चाहेंगे, वो अहम वजारतों इंशाल्लाह उन्हें मिलेंगी। PTI की इस इलेक्शन में इलेक्शन स्ट्रेटजी क्या होगी? PTI कोशिश तो करेगी कि उनके पास निशान भी हो और उनके उम्मीदवार इलेक्शन लड़ सकें जो बिल्कुल नए हैं, जिनके पास तजर्बा नहीं है, पैसा नहीं है, हल्के का पता नहीं है। वो उम्मीदवार, उनको बहुत सेटबैक हैं, टाइम बहुत थोड़ा है। अभी तक उनके उम्मीदवार किसी पाकिस्तान में किसी जगह उनका कोई उम्मीदवार कंपेन नहीं कर रहा। तो MNA के हल्के में 400 पोलिंग स्टेशन होते हैं, तो इस वजह से उनके जो बिल्कुल नए कैंडिडेट हैं, पैसा भी नहीं है, तल्लक भी नहीं है, अप्रोच भी नहीं है, कहाँ जाना है ये भी नहीं पता, हल्के का भी नहीं पता कि हल्का किधर किधर है, तो उनके लिए बहुत मुश्किलात है। अक्सर तजदियाकारों का ये कहना है कि अगर इलेक्शन में टर्नआउट ज़्यादा हुआ, 50% से ज़्यादा टर्नआउट हुआ, तो उसका बेनिफिट PTI को होगा। आपकी क्या राय है? मैं नहीं एग्री करता। मैं PTI का इतना वोट नहीं समझता जितना मीडिया बना रहा है। फील्ड में हम घूमते हैं, हमें PTI का उतना वोट नज़र नहीं आ रहा। इनके पास तो पोलिंग एजेंट ही नहीं होने, इनके पास इन पोलिंग के अंदर जो लोग होते हैं, पोलिंग के बाहर जो लोग होते हैं, जो घरों से लोग निकालते हैं, वो कोई इस किस्म का इनका सिस्टम नहीं होना इलेक्शन वाले दिन। अब थोड़े लाइटर क्वेश्चंस हो जाएं। खाने में क्या पसंद करते हैं? दाल। क्या खुद भी कभी कुकिंग की? नहीं, मैंने शादी पसंद से की या घर वालों की मर्जी से? घर वालों की मर्जी से। शक्ल से बहुत संजीदा लगते हैं, क्या हंसते मुस्कुराते भी हैं?
जी अभी हंस लेता हूँ, ये कौन सा फैसलाबाद की तो हिस्से मज़ाक बड़ी मशहूर है, यहाँ लोग बड़ी बड़ी अच्छी जुगत लगाते हैं। क्या आप भी कोई इस तरह के चुटकुले छोड़ते नहीं, हैं? मैं इससे महरूम हूँ। अच्छा। पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ने के लिए क्या ज़रूरी है? पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आपका अपने हलके में भरपूर राब्ता हो और लोगों के जितना ज़्यादा आप लोगों को पर्सनली जानते हो, उसके बाद पैसे का भी एक अहम रोल है, उसके बाद मीडिया के साथ भी अच्छे तल्लुकात हों और लोगों के मसाइल भी आप हल करा सकते हो, लोगों के लिए अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए। आपने सियासत के ज़रिए ज़्यादा क्या कमाया, इज़्ज़त, दौलत या शोहरत? इज़्ज़त और शोहरत। हम दौलत कमाने वाले सियासतदान नहीं हैं। सियासतदानों की आपस में दोस्तियां भी होती हैं या सिर्फ लड़ाइयाँ ही होती रहती हैं? और क्या आपके भी कोई दोस्त हैं? मेरे तो बहुत दोस्त हैं, पीपल्स पार्टी वाले भी दोस्त हैं, पीटीआई वाले भी दोस्त हैं, नून लीग वाले भी दोस्त हैं, सब भाइयों की तरह। अगर इस बार भी आप कोई वजारत हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपकी तरजीहात क्या होंगी? ये तो जो अगर मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब या मियाँ शहबाज शरीफ साहब कोई ऐसा फैसला करेंगे तो फिर उसके बाद वजारत कौन सी है उस वजारत के मुताबिक तरजीहात बताई जा सकती है। आपके नज़दीक पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला माशी मसला है। पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा कर्ज़ है और इतना कर्ज़ नहीं होना चाहिए था। म्यूज़िक कैसा पसंद करते हैं? मैं म्यूज़िक नहीं सुनता। जब आईना देखते हैं तो पहला ख्याल दिल में क्या आता अपना चेहरा नज़र आता है? दिल में क्या ख्याल आता है? कोई ख्याल नहीं आता, क्या ख्याल होगा। 24 घंटों में से कौन सा वक्त सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? अपने डेरे पे बैठना। आपकी किस आदत से घर वाले बेजार रहते हैं? मेरी किसी आदत से ना घर वाले बेजार होते हैं, ना मेरे भाई दोस्त जो मेरे साथी हैं वो भी बेजार नहीं होते। दोबारा ज़िंदगी मिले तो क्या बनना पसंद करेंगे? फौजी। कौन सी चीज़ है जो नशे की हद तक पसंद है? सियासत। पाकिस्तान के अलावा अगर किसी और मुल्क का सदर या वज़ीर आज़म बनने का मौका मिले तो वो कौन सा मुल्क होगा? पहले तो मैं बनूंगा ही नहीं। अपनी ज़ात को एक लफ्ज़ में बयान कर। दर्द दिल रखने वाला। इन लोगों के बारे में मशवरा देना है इनको। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ। मशवरा ये दूंगा कि सियासत छोड़ दे। नवाज शरीफ। नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म होना चाहिए। आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी साहब को मशवरा देता हूँ कि वो सदर बने। शहबाज शरीफ। तो मियाँ नवाज शरीफ के हाथ मजबूत करे। बिलावल भुट्टो जरदारी। जिस तरह मेहनत कर रहा है इसी तरह मेहनत करे। शेख रशीद। उस जैसे नलायक को मैं कोई मशवरा नहीं देना चाहता। शाह महमूद कुरैशी। अपनी गद्दी बचाएं, किस आदमी के पीछे आप लगे हुए हैं? मौलाना फजलुर रहमान। वो इतने समझदार हैं कि उनको मेरे मशवरे की ज़रूरत नहीं। परवेज़ इलाही। मोनस की बातें ना माने। चौधरी शुजात हुसैन। कि अपनी फैमिली को इकट्ठा करें। जहांगीर तरीन। जहांगीर तरीन साहब को तो मैं खराज तहसीन पेश करूँगा। राना सनाउल्लाह। हल्के में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत उनका राब्ता है, अल्लाह उनको और तरक्की दे। अलीम खान। कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़े। परवेज़ खटक। उन्होंने जो जमात बनाई है उसमें मजबूत लोग हैं, उनको टिकट दें और अपनी जमात को मजबूत करें। राजा यासर हुमायूं। कि जिस पार्टी में है उसमें डटे रहें। सेलेक्ट वन सर। लस्सी या चाय? चाय। मरियम नवाज या शहबाज शरीफ? शहबाज शरीफ। फैसलाबाद या इस्लामाबाद? फैसलाबाद। आसिफ अली जरदारी या बानी पीटीआई? आसिफ अली जरदारी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी। आपके साथ सारा दिन गुजारा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी यादें लेके जा रहे हैं।